बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है सॉल्यूशन का वो है एनर्जेटिक्स ऑफ सॉल्यूशन। एनर्जेटिक्स ऑफ सॉल्यूशन, सबसे पहले देखते हैं कि सॉल्यूशन क्या चीज़ होती है या क्या इसके साथ एनर्जीज का रिलेशनशिप है सॉल्यूशंस का। तो सबसे पहले देखते हैं कि एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है या एनर्जी ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है। कि हीट इवॉल्व होती है, यानी जब भी सॉल्यूशन हम लोग बनाते हैं, सोल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर हम लोग ऐड करते हैं स्पेसिफिक अमाउंट, जब हम यानी कि व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस यानी सोल्यूट जो है वो डिजोल्व करते हैं कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर एट स्पेसिफिक टेम्परेचर या गिवन टेम्परेचर, हमारे पास उसमें से हीट या इवॉल्व होती है या फिर एब्जॉर्ब होती है। इवॉल्व का भी आपको पता है कि जिसको हम लोग एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। जब हीट इवॉल्व यानी सोल्यूशन जब आप उसके अंदर कोई ना कोई साल्ट ऐड करते हो तो वो क्या करता है, इवॉल्व करता है, तो उसको एक्सोथर्मिक कहते हैं। और अगर उसमें से हीट एब्जॉर्ब कर लेता है सोल्यूशन, यानी उसके अंदर वो सोल्यूट को डिजोल्व नहीं करता, तो उसको आप हीट प्रोवाइड करते हो। जब हीट प्रोवाइड करते हो तो उसको क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस। नेक्स्ट, इसके जो यूनिट्स होते हैं और सिंबल्स होते हैं, सिंबल इसका क्या डेल्टा एच ही है, और यूनिट्स क्या होते हैं इसके, किलो जूल पर मोल। हीट का जो यूनिट होता है किलो जूल पर मोल वही है। नेक्स्ट, मैथमेटिकल इसकी इक्वेशन के डेल्टा एच क्या होती है, यानी हीट जो है वो चेंज इन हीट क्या होती है सोल्यूशन की। सोल्यूशन में चेंज क्या आई है, आपने पहले देखना है कि आपके पास एंथैल्पी कंपोनेंट्स की क्या है, यानी कि सोल्यूट की क्या है और आपके पास सॉल्वेंट की क्या थी, दोनों की आपने एंथैल्पी चेक करनी है और फिर आपने सॉल्यूशन की चेक करनी है। जब सॉल्यूशन बनाने के बाद अगर ये हमारे पास कम हुई, इनकी ज्यादा हुई, तो हमारे पास यहाँ पे क्या जगह माइनस में वैल्यू, इट मीन हम लोग कहेंगे कि हीट क्या हुई है, रिलीज हुई है। अगर इसकी ज्यादा होगी, इसमें से कम होगी, तो इसमें से हीट जो होगी वो क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। इस तरह हम इसकी हीट जो है यानी एंथैल्पी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो अब हम लोग आगे चलते हैं कि किस तरह से एक्सोथर्मिक होगा और किस तरह से एंडोथर्मिक होगा, वो हम लोग देखने जा रहे हैं। एक्सप्लेनेशन है हमारे पास कि डिस्टेंस बिटवीन द सोल्यूट एंड, अच्छा ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात हम लोग देखने जा रहे हैं कि हमारे पास जब सोल्यूशन बनता है तो हमारे पास डिस्टेंस जो होता है सॉल्वेंट के अंदर वो इंक्रीज हो जाता है, या सोल्यूट के अंदर भी इंक्रीज हो जाता है। कैसे डिस्टेंस इंक्रीज होता है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं, साथ साथ लिक्विड स्टेट में पड़े हुए हैं। एक साइड में हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, उसके भी मॉलिक्यूल्स क्या पड़े हुए हैं, साल्ट है, सॉलिड स्टेट में है, इकट्ठा पड़ा होगा। जैसे ही आप उसको डिजोल्व करोगे, इट मीन सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर जाकर मिक्स हो रहा है। तो सोल्यूट जो है यानी एक मॉलिक्यूल सोल्यूट का, दूसरी जगह पे सॉल्वेंट, सोल्यूट सॉल्वेंट, यानी कि जो पहले सॉल्वेंट सॉल्वेंट पड़ा हुआ था, अब उन सॉल्वेंट सॉल्वेंट के दरमियान क्या आ चुका है, सोल्यूट आ चुका है। तो उनके दरमियान डिस्टेंस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो वो डिस्टेंस जो है ये इनके जो सोल्यूट और सॉल्वेंट के अंदर इंक्रीज हो जाता है जब हम लोग सोल्यूशन बनाते हैं। रिक्वायर एनर्जी टू ओवरकम कोहेसिव फोर्सेस, यानी कि जो इनके दरमियान में पहले फोर्सेस थे उनको क्या करना पड़ता है, ओवरकम करना पड़ता है। अगर जो आप ऊपर से सोल्यूट उस सॉल्यूशन के अंदर ऐड कर रहे हो तो वो कोहेसिव फोर्सेस को ओवरकम कर लेता है, यानी सोल्यूट ऐड करने से आप उसको क्या करते हो, वो ओवरकम कर लेता है, यानी उसमें से हीट जो है वो रिलीज नहीं होती, ओवरकम कर लेता है फोर्सेस को। यानी फोर्सेस अगर तो वो और तरह की बन जाए, इट मीन्स और तरह की बन गई, इट मीन उसने हीट रिलीज कर दी। अब उसने उस फोर्सेस को ही ओवरकम कर लिया, वो प्रोसेस कौन सा होगा हमारे पास, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। ये एमसीक्यूज के हवाले से पूछा जा सकता है। और दूसरे वर्ड्स में आप कह सकते हो कि एंडोथर्मिक एक और सिचुएशन में हो सकता है कि सेपरेशन ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने के लिए भी अलहदा आपके पास पड़ा हुआ है। अभी हम लोग हाइड्रेशन एनर्जी में जाकर देखेंगे कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ये लिथियम क्लोराइड पड़ा हुआ है और ये हमारे पास, यानी ये सोल्यूट है और नीचे ये क्या है हमारे पास, वाटर सॉल्वेंट है। तो ये जो चीज है ये अभी इन दोनों को सेपरेट करने के लिए, क्योंकि वाटर के अंदर जाकर उसने रिजोल्व होना है, तो इन दोनों को सेपरेट करने के लिए हमारे पास वहां पे कोई ना कोई हीट रिक्वायर होगी, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक। तो सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स को भी सेपरेट करने के लिए हमारे पास जो एनर्जी रिक्वायर है वो क्या कहलाएगी, वो भी एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। दो तरह से, अगर उसने कोई से फोर्सेस को कर लिया ओवरकम तब भी वो एंडोथर्मिक है, और अगर उन फोर्सेस को सेपरेट करने के लिए एनर्जी रिक्वायर है, फोर्सेस को सेपरेट करने के लिए या फिर उस सोल्यूट को तोड़ने के लिए एनर्जी रिक्वायर है, तब भी एंडोथर्मिक है। तो एक्सोथर्मिक इस फॉर्म में होगा जब आप सोल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करोगे और एक न्यू तरह की फोर्सेस उसके अंदर जनरेट हो जाएंगी, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इसमें फोर्सेस पे ओवरकम हो जाएगा, इसमें न्यू फोर्सेस जनरेट हो जाएंगी। यही एमसीक्यूज आपने इंपॉर्टेंट जो है वो याद रखना है। नेक्स्ट, एक्सोथर्मिक की कुछ एग्जांपल है और यहाँ पे टेबल के अंदर भी आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे एनर्जीज ऑफ द सॉल्यूशन दी गई होगी। पेज नंबर 275 पे है, लास्ट पे आपने इसको भी देख लेना है। सो सबसे पहले तो हम इनको देख लेते हैं कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या है। अच्छा, सबसे पहले आपने इसको गौर से देखना है, लिथियम क्लोराइड की एनर्जी और होगी तोड़ने के लिए,
वाटर की एनर्जी और होगी। हम इसको यही नहीं -3.5 अभी नहीं हमने कह देना कि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे एक जनरल एग्जाम्पल समझा रही हूँ आपको कि अगर एंडोथर्मिक, इन दोनों की, ये भी एंडोथर्मिक था ये भी एंडोथर्मिक था, दोनों क्या थे एंडोथर्मिक, इसकी एनर्जी 40, दोनों इसकी भी 40, यानी कि इसकी दोनों की मिलाकर हमारे पास क्या होती है 40, 20 40 होगी। जब सोल्यूशन बना है तो क्या होगी इसकी 50 बन गई एनर्जी, यानी एब्जॉर्ब इसने 40 की, रिलीज इसने क्या किया था 50 कर दी। तो इट मीन जो चीज ग्रेटर होगी 50 वाली एनर्जी सोल्यूशन में, हम लोग कहेंगे फिर ये सोल्यूशन कौन सा था एक्सोथर्मिक था। अगर यहाँ पे हमारे पास 40 होती है और इन दोनों की एनर्जीज क्या होती 50 होती है, एब्जॉर्ब 50 पे करता, यानी जो चीज ग्रेटर होगी, अगर एंडो ग्रेटर होगी तो हमारे पास वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, होगी एक वक्त पे दोनों ही, एंडो भी आ रहा है और एक्सो भी आ, तब हम लोग क्या कहेंगे ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। इसी तरह से एंडोथर्मिक जो सोल्यूशन है ये हमारे पास लिथियम क्लोराइड की एग्जांपल क्या है एक्सोथर्मिक है। इसी तरह से एंडोथर्मिक में क्या होगा कि पोटेशियम क्लोराइड और वाटर का आप क्या करोगे डिजोल्व करोगे, तो तभी इसमें क्या होगा हमारे पास पोटेशियम क्लोराइड जो है एक्वस सोल्यूशन इसका बन रहा है, इट मीन इसमें पॉजिटिव में साइन है, तो ये क्या होगी हमारे पास 17.8 किलो जूल पर मोल जो एनर्जी है ये क्या होगी एंडोथर्मिक प्रोसेस शो करेगी। नेक्स्ट है हीट ऑफ सोल्यूशन, हमारे पास क्या होगी हीट ऑफ सोल्यूशन एंड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, यानी कि सोल्यूशन हम लोग बना रहे हैं पूरे सोल्यूशन के अंदर और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के अंदर एनर्जी क्या है, ये पूरी एक एग्जांपल है कि सोडियम क्लोराइड को आपने 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ डिसॉल्व किया है तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड जो है वो वाटर बन चुका है, सोल्यूशन बन चुका है। अब हमें पता है कि सोडियम क्लोराइड जो है वो ना तो एक्सोथर्मिक शो करता है ना ये एंडोथर्मिक शो करता है, वो क्या है नेग्लिजिबल है। अब ये है कि हमारे पास अमाउंट जो है वो यहाँ पे कुछ इस क्वांटिटी में यूज हो रही है कि वो हमारे पास यहाँ पे बहुत फ्यू अमाउंट जो है वो रिलीज एब्जॉर्ब कर ले एनर्जी प्लस 2.008। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे टेबल में देखें, बाकी आपने टेबल से देखना है कि इसमें सोडियम क्लोराइड की 4.98 है। ये 4.98 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या थी सिर्फ 10 मॉलिक्यूल्स वाटर के थे, ये जो 4 पॉइंट जो है हमारे पास 98 ये इन्फिनिट नंबर ऑफ हमारे पास क्या है मॉलिक्यूल्स वाटर के डिजोल्व हुए तो ये एनर्जी आई है। इसी तरह से अमोनियम नाइट्रेट है, ये भी क्या है एंडोथर्मिक शो कर रहा है, पोटेशियम क्लोराइड एंडोथर्मिक, पोटेशियम आयोडाइड एंडोथर्मिक, हाँ अमोनियम क्लोराइड जो ये भी एंडोथर्मिक है, लिथियम क्लोराइड और लिथियम कार्बोनेट वगैरह ये दोनों क्या है एक्सोथर्मिक रिएक्शन माइनस में इनके वैल्यूज। नेक्स्ट है हमारे पास एक और बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये मोस्टली रिपीट होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि हाइड्रेशन एनर्जी होती क्या है। हाइड्रेशन से ही आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे वाटर की प्रेजेंस है कुछ ना कुछ। तो हम लोग देखते हैं कि एनर्जी रिलीज, इसमें एनर्जी रिलीज का उन्होंने स्टार्ट में ही बात कर दी कि एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस हो रहे हैं। तो व्हेन सेपरेटेड आयंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट यानी कि आपके पास सोल्यूट है, आर हाइड्रेटेड यानी कि सॉल्वेटेड एंड अट्रैक्टेड बाय द सॉल्वेंट डाइपोल्स इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। अगर ये आपने करनी है अट्रैक्टेड में यानी सॉल्वेंट के अंदर ये क्या हो जाते हैं सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट हो जाते हैं, सॉल्वेट हो जाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। इस चीज को नीचे जाकर दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ, ये एक सेपरेट डेफिनेशन है, नीचे वाली एक सेपरेट डेफिनेशन है, दोनों बहुत इजी, नीचे वाली इजी है। अच्छा हम हाइड्रेशन से ये है कि व्हेन आयनिक कंपाउंड, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे आयनिक कंपाउंड है, इज डिजोल्व इन वाटर, वाटर के अंदर आपने डिजोल्व किया, सबसे पहले तो आयंस जो होंगे वो सेपरेट होंगे, उसके लिए एनर्जी रिक्वायर होगी। इट मीन सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या होगा एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, देन आयंस जो है वो क्या होंगे वाटर के साथ क्या होंगे मिलेंगे और क्या होगी एनर्जी रिलीज होगी। इसकी एक नीचे बहुत ही सिंपल सी एग्जाम्पल है फर्स्ट स्टेप में जो लिखा हुआ है पोटाशियम आयोडाइड किसमें सबसे फर्स्ट स्टेप में कि ये आयोनाइज हो रहा है के पॉजिटिव में और आई नेगेटिव। इट मीन हमने पहले कहा कि जब आयनिक कंपाउंड को आप डिसॉल्व करते हो सबसे पहले क्या होते हैं आयन सेपरेट होते हैं, तो इट मीन ये क्या होगा पॉजिटिव होगा, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। नेक्स्ट आयंस क्या होंगे हाइड्रेट होंगे, यानी कि ये वाटर के साथ, यहाँ पे एरो के नीचे आपने वाटर भी लिखना है, के पॉजिटिव और आई नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहे हैं और एक्वस एक्वस लिखा हुआ है। इसमें डेल्टा एच क्या लिखी हुई है नेगेटिव लिखी हुई है, क्योंकि यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स आकर इसके साथ स्टिक होंगे। ये किस तरह से स्टिक होंगे मैं आगे आपको एग्जाम्पल में दिखाती हूँ। अच्छा ये मैं पहले दिखा दूं, ये जिस तरह से हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं, अब हमने सोडियम क्लोराइड इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब सोडियम क्लोराइड जो है ये हमारे पास है सोडियम क्लोराइड,
अब यहाँ पे Na पॉजिटिव सबसे पहले और Cl नेगेटिव, यानी सबसे पहले सोल्यूट की आयनाइजेशन होगी तभी उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज वाले कोई ना कोई चीज आ सकती है ऑपोजिट, यानी वाटर उसके साथ डिजोल्व हो सकता है। कैसे? यानी कि चीज डिजोल्व ही क्यों हो रही है, क्योंकि वो आयनाइज हो रहा है। तो सोडियम क्लोराइड सबसे पहले Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में जब कन्वर्ट हुआ, इट मीन्स वो क्या था, हमारे पास एक एंडोथर्मिक प्रोसेस था। अब जो यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या करेंगे, इस पॉजिटिव वाले से नेगेटिव जो वाटर का एंड होगा ये आकर अटैच होगा, ये नेगेटिव एंड अटैच हो रहा है, ये भी नेगेटिव एंड अटैच हो रहा है, ये भी एंड अटैच हो रहा है। जो नेगेटिव वाला है इसमें वाटर के पॉजिटिव पॉजिटिव एंड्स आकर क्या होंगे, अटैच होंगे, और इस तरह से यहाँ पे क्या होगी, हाइड्रेशन एनर्जी होगी। अब ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स कहीं पे आपको 3 नजर आ रहे हैं, कहीं पे 4 नजर आ रहे हैं, कहीं पे आपको, ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। अब मैं आपको यहाँ पे एक पोटेशियम क्लोराइड की जो अभी हमने एग्जांपल देखी है उसको देखते हैं। इसके लिए कुछ फैक्टर्स है, ये जो थर्ड पॉइंट पे इसको पहले देखें कि ये जो फैक्टर्स है हाइड्रेशन एनर्जी चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करता है, यानी चार्ज डेंसिटी पे कैसे डिपेंड करता है। पोटेशियम आयोडाइड की अगर एग्जांपल ली जाए और पोटेशियम क्लोराइड की एग्जांपल ली जाए, पोटेशियम क्लोराइड में हमारे पास जो आयंस हैं वो क्या होते हैं, ज्यादा अटैच होते हैं पोटेशियम आयोडाइड में, यानी कि पोटेशियम के ऊपर कितने अटैच होंगे, क्योंकि पोटेशियम क्लोराइड में और पोटेशियम आयोडाइड में पोटेशियम सेम है, पोटेशियम के ऊपर 3 मॉलिक्यूल्स जो हैं वाटर के हो जाकर अटैच होंगे, लेकिन जो क्लोराइड है उसके ऊपर वाटर के 3 मॉलिक्यूल्स आकर अटैच होंगे, और जो पोटेशियम आयोडाइड में आयोडीन है इसके ऊपर 2 वाटर के मॉलिक्यूल जाकर अटैच होंगे। ये क्यों? क्योंकि चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करता है, जितना साइज यानी कि चार्ज डेंसिटी बढ़ती जाएगी हमारे पास उतने ही चार्जेस जो हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स कम अटैच होंगे, यानी साइज बड़ा है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, वाटर के आयंस जो है उसके साथ कम आकर स्टिक होंगे। अगर हमारे पास चार्ज डेंसिटी कम है वहां पे वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादा कर स्टिक होंगे, लाइक क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन ऊपर है, लास्ट पे हमारे पास क्या है, फिर अंदर ब्रोमीन है, फिर आयोडीन है। इट मीन्स क्लोरीन में साइज कम है, चार्ज डेंसिटी कम है, वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादा अटैच होंगे, 3 होंगे, और जो पोटेशियम आयोडाइड है उसका साइज ज्यादा है, उसमें 3 वाटर मॉलिक्यूल जो है वो 2 होंगे, क्लोरीन में ज्यादा, आयोडीन में कम। सो ये पॉइंट भी आपका एक क्लियर हो चुका। मोर नंबर ऑफ चार्जेस एंड स्मॉलर नंबर ऑफ आयंस गिव्स हायर हाइड्रेशन एनर्जी। अच्छा, यहाँ पे बल्कि बुक से देखें तो ये बाई हमारे पास कैटायंस की भी बात हो रही है कि उनके अंदर भी क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स किस तरह से आकर अटैच होते हैं, यानी बाई मॉलिक्यूल किसी मैग्नीशियम वगैरह की एग्जाम्पल है, यानी उसके ऊपर, या कॉपर की एग्जाम्पल ले लें, 2 पॉजिटिव होते हैं, 2 पॉजिटिव के साथ भी हमारे पास नंबर ऑफ आयंस क्या होते हैं, आकर ज्यादा अटैच होते हैं। तो ये हमारे पास इसके कुछ फैक्टर्स है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। लास्ट पे लैटिस एनर्जी ऑफ आयनिक सॉलिड्स इज ग्रेटर देन हमारे पास मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है। लैटिस एनर्जी क्या होता है, ये बेटा आपने तकरीबन 2-3 चैप्टर में ये चीज रिपीट हो चुकी है कि यानी ये वो अमाउंट लैटिस एनर्जी, यानी एनर्जी लैटिस आयनिक कंपाउंड को क्या करना है, हमने आइसोलेट करना है, यानी क्रिस्टल को हमने क्या करना है, जो उसको ब्रेक डाउन करना है, एटम्स आयंस में कन्वर्ट करना है, जो उस वक्त एनर्जी रिक्वायर होगी उसको क्या कहते हैं, लैटिस एनर्जी। तो आयनिक कंपाउंड की हायर क्यों होती है, ये फर्स्ट पैराग्राफ के जो है वो लास्ट पे, लेटिस एनर्जी ऑफ आयनिक सॉलिड्स इज ऑलवेज हायर देन मॉलिक्यूलर सॉलिड। वो किस वजह से, क्योंकि आयनिक कंपाउंड, आपको पता है कि आयनिक कंपाउंड के अंदर कौन कौन से फोर्सेज होती हैं, बड़ी स्ट्रॉन्ग फोर्सेज होती हैं आयनिक कंपाउंड के अंदर, और जो मॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं, कोवलेंट फोर्सेज, वो तो बहुत वीक होती हैं। ये इन फोर्सेज से हमें पता चल रहा है जिस वजह से उनकी ये जो लैटिस एनर्जी होती है वो कम होती है। लाइक हमारे पास वाटर है, हमें पता है कि जो जितने भी मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं उनके अंदर वीक फोर्सेज होती है, लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, डाइपोल डाइपोल फोर्सेज होगी, इस तरह की फोर्सेज जो है वो वीक फोर्सेज, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं, जिस वजह से उनकी लैटिस एनर्जी क्या होती है, तोड़ने के लिए कम रिक्वायर होती है। और आयनिक कंपाउंड तो आपको पता है सबसे 100% ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो इसलिए इनकी एनर्जीज क्या होगी, ज्यादा होंगी। लास्ट पे एक और पॉइंट है जो कि यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, वो भी है पेज नंबर 277 पे, लास्ट पे इनफिनिट डाइल्यूशन क्या होता है। तो इनफिनिट डाइल्यूशन आपके पास एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, फॉर एग्जांपल आपने 2 ग्लास वाटर लिया, उसके अंदर आपने कुछ अमाउंट है यानी कि 10 ग्राम या 50 ग्राम आपने इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर दिया, आपको पता चलेगा कि इसके अंदर आपने कुछ ना कुछ सॉल्ट ऐड किया हुआ है, लेकिन कुछ टाइम बाद आप क्या करते हो कि इसके अंदर 2 ग्लास और ऐड कर देते हो वाटर, उसकी निस्बत क्या हो जाएगी, उसकी डाइल्यूशन ज्यादा हो जाएगी, यानी कि आप इतना डालते रहोगे उसके अंदर, इतना उसको डाइल्यूट कर दोगे कि आपको वो नमक का जायका ही नहीं नजर आएगा, तो उसको कहते हैं इनफिनिट डाइल्यूशन आपने कर लिया। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।